पिछले 2 हफ्ते से अपने मिशन फ्लॉलेस फ्लो के अंदर कुरान पाक को सुनने की वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें फ़ील हुई, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई जो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं, इसलिए मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ध्यान से एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मिशन फ्लॉलेस फ्लो इज़ गोइंग ऑन इट्स फुल स्विंग। मेरी बीच में थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि उसकी वजह से अपने मिशन की स्पीड में मैं बिल्कुल कमी नहीं आने दूंगा। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगी थी अपनी वीडियो के एंड पे कि अगर आप इस मिशन के अंदर मुझे कुछ और चीज़ बताना चाहें, कुछ और चीज़ ऐसी जो मैं इस मिशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो मेरे मिशन के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताई थी जिसे मैंने अपने मिशन के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर लिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कुछ ये था कि आप जिस तरीके से याद कर रहे हैं कुरान पाक को सुनकर और उसके अंदर अपनी मिस्टेक्स को दूर कर रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि आप सुन रहे हैं तो आप सुनते वक्त ये चीज़ भी साथ ही ऑब्जर्व कीजिए उस रिसाइटर की कि वो किस जगह पर एक लॉन्ग आयत के अंदर वक्फ ले रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक गोल दायरे का निशान होता है जिसे हम आयत बोलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आयत खत्म होती है वहाँ पे हम सभी रुकते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आयतें काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं जिसकी वजह से हमारा सांस उस आयत के अंदर पूरा नहीं रहता, इसलिए हमें कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप करना रहता है। तो वहाँ पे जीम त्वा इस तरीके के खौफ कुछ भी वो लेटर्स होते हैं जो हमें एक वक्फ की अलामत होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार वो आयत के बीच में नहीं रहते तो हमें रुकना रहता है। तो ऐसी जगह पे हम कहाँ पे रुकें जहाँ से मायने भी चेंज ना हो, क्योंकि ऐसी जगह भी है कि हम अगर वहाँ पे रुकते हैं तो उससे मायने पे इफेक्ट पड़ता है। अब चूंकि वो जहाँ भी पॉज लेते हैं, जहाँ भी वक्फ करते हैं, वो मायने को अंडरस्टैंड करके ही करते हैं। और हमारे मुसहफ में ऐसी मकामात पे अगर आप गौर करें तो जहाँ पर वो वक्फ कर रहे होंगे वहाँ पे अक्सर वक्फ की अलामत नहीं होती। इसलिए अगर इस चीज़ में मैं उनको फॉलो करूं, जहाँ पे वो वक्फ ले रहे हैं मैं भी वहाँ पे वक्फ करूं, तो बिना मायने बदले एक सांस में आयत को पढ़ना, लॉन्ग आयत को पढ़ना आसान हो जाएगा मेरे। अब अपनी रेसिटेशन के लिए क्योंकि मैंने शेख बदर अल तुर्की को सुना था, मैंने जैसे आप लोगों को बताया भी सही, तो इतने टाइम से मैं जब उनको सुन रहा हूँ, मैंने उनको तकरीबन 5-6 जुज़ तो मैंने उनके लिए उनकी आवाज़ में सुन लिए। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन करना तो सूरत माइदा से ही स्टार्ट किया। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की ना, वो जब भी जिस पॉइंट पर रुकते हैं वहाँ पर ऐसी क्या खास चीज़ है वो जहाँ पर रुकते हैं, तो मुझे कुछ पैटर्न्स नज़र आए। तो मैंने क्या देखा कि जब भी वो रुक रहे हैं जिस आयत के ऊपर, तो वहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा, ऐसी लॉन्ग आयत जिसके अंदर वक्फ नहीं है, उस जगह पे जब वहाँ वो रुक रहे हैं और रुक के उसके बाद पीछे से नहीं पढ़ते, वो आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो मतलब उन्होंने वक्फ ही किया इन अ वे। तो वो ऐसी जगह वो कौन सी है जहाँ पे वो वक्फ कर रहे हैं? तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो वक्फ करते हैं, तो उससे नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? वो होगा सुम्मा हो सकता है, वहाँ पे वाव भी होता है, वहाँ पे फ़ा होता है, वहाँ पे औ होता है। ये सारे वर्ड जो है ना, ये इस तरीके के वर्ड हैं कि इनको बोलते हैं हरूफ अत्फ। हरूफ अतफ़, हरूफ अतफ़ वो वर्ड होते हैं जैसे हमारे उर्दू ज़बान में वाव को और बोलते हैं, औ को या बोलते हैं, सुम्मा को फिर, फ़ा को पस। मतलब ये ऐसे वर्ड है ना, ये जो 2 सेंटेंस जैसे मुकम्मल हो रहे हैं तो उनके बीच में एक कनेक्शन का काम करेंगे। मतलब इनसे पहले जो भी सेंटेंस होगा वो अपनी बात पूरी कर रहा होगा, उसके बाद अगले सेंटेंस उसको ज्वाइन कर रहा होगा। तो वो और ऐसे पॉइंट पे भी मैंने ऐसा भी देखा कुछ आयत में, अगर आप सुने तो, जहाँ पे हमारे कुरान पाक के अंदर हमारे मुसहफ के मुताबिक वहाँ पे ला का निशान होता है। लाम जहाँ पर भी आता है ना हमारे मुसहफ में, आप अगर आप खोल के देखें कुरान पाक में, आपको यहाँ पे लगा भी दूंगा कि ला का मतलब है कि आप हरगिज़ इस पॉइंट पर रुक नहीं सकते। वो वहाँ पर भी रुक रहे हैं, कंडीशन यही वाली है। उसके बाद वाव है या सुम्मा या इनमें से कोई वर्ड है। तो मैंने ये देखा कि मैंने उसी टाइम फिर इमीडिएटली मैंने देखा कि इससे मायने पे तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा। मैंने वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेशन देखी कि इस पॉइंट तक मीनिंग क्या बन रहा है, तो मीनिंग भी अपनी बात पूरी कर रहा था, कोई उसमें रद्दोबदल हो नहीं रहा था। तो फिर मुझे ये समझ में आई कि मुझे ये फिर क्यूरियसिटी हो गई कि यार ये ऐसा किसने, ये हमारे मुसहफ के अंदर ये किसने निशान लगाए हैं। उन्होंने जहाँ पे रुका, क्योंकि वो मायने को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही रुका। तो मैंने वहाँ पे एक डॉट का निशान लगा दिया कि मैं भी अगर यहाँ पे रुकना चाहूँ तो रुकूंगा। लेकिन अगर चूँकि मैं रुकूंगा तो यहाँ पे जितने भी लोग उस मुसहफ से मेरा सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे तो ये आप गलत जगह पे रुक रहे हो। अब मैं उनको रेफरेंस के तौर पे ये बोलूँ कि ये शेख बदर अल तुर्की जो है इमाम काबा वो रुकते हैं यहाँ पे, तो वो फिर प्रूफ मांगे, फिर उनको अजीब हो जाएगा ये सिचुएशन। इसलिए इस चीज़ में मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया हूँ कि अब इसको कैसे फॉलो करूँ। खैर, और एक पॉइंट पे मैंने ऐसा भी देखा जहाँ पे मीम का निशान है, जिसको हम बोलते हैं वक्फ़े लाजिम। वक्फ़े लाजिम ऐसा वक्फ़ होता है कि जिसके ऊपर आप को हरगिज़ रुकना ही रुकना होता है। अगर आप उससे मिला के आगे पढ़ोगे तो मायने चेंज हो जाएगा। अब मैंने शेख बदर अल तुर्की को देखा तो उन्होंने उस पॉइंट पे वक्फ़ नहीं किया, उससे वो आगे गए, एक वर्ड आगे पढ़ा, फिर जाके वो रुके। अब उन्होंने ऐसा भी किया और फिर मैंने मायने देखा दोबारा, फिर मैंने कहा कहीं मायने में चेंज आया हो, मायने में फिर चेंज नहीं आया। तो इससे मुझे ये समझ में आ गई कि अब अगर हम अपने मुसहफ के मुताबिक चलेंगे ना, तो ऐसे मकामात आएंगे ही आएंगे जहाँ पे वो वक्फ़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे ऑब्लिगेटरी वक्फ़ होंगे। अब हम इससे मैं काफ़ी शशोपंज में भी पड़ गया हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि जहाँ पे, और समटाइम जब वो पीछे मिला के पढ़ते हैं तो वो मायने में, जैसे अब मायने में चेंज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, पीछे से मिला देंगे।
जैसे वक्फ किया फिर पीछे से मिला के पढ़ देंगे, वो फिर मायने में कोई इफेक्ट नहीं आता इससे। तो जहाँ पे वो वक्फ कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पे मैं बस सिर्फ डॉट का निशान लगा रहा हूँ कि यहाँ पे वो रुक रहे, क्योंकि अगर मेरी सांस टूटी और मैंने यहाँ पे वक्फ किया, क्योंकि वो वक्फ कर रहे हैं ना, जहाँ कहीं मैं उसके अलावा अगर मैं कहीं भी रुकता हूँ पीछे से मिला के पढ़ता हूँ तो मायने पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। दैट्स वाई मैंने उन पॉइंट को नोट करना शुरू किया जहाँ पे वो वक्फ कर रहे हैं, सिर्फ वक्फ कर रहे हैं, आयत के बीच में वक्फ कर रहे हैं और पीछे से मिला के नहीं पढ़ रहे, मीन्स के वो वक्फ ही कर रहे हैं, आगे से ही पढ़ रहे हैं। उस पॉइंट पर उन्होंने वक्फ कर दिया, मायने के यानी कि वहाँ पे मायने चेंज नहीं होता अगर वक्फ किया जाए। ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की, क्योंकि यार हम लोगों की तो लिमिटेशन है ना, हम थोड़ा बहुत मायने जानते हैं, थोड़ा बहुत हमें पता रहता है कि यार इस सूरत में ये बात चल रही है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हर चीज़ का मीनिंग तो नहीं पता चल रहा होता। इतने ज़्यादा तो अभी हम एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें इसलिए इस रेफरेंस के लिए हमें उनको उनमें से किसी एक इमाम को चूज़ करना होगा, फिर हमें उसी को ही फॉलो करना होगा। जैसे अब मैंने एक पॉइंट पे देखा ना कि यहाँ पे शेख बदर अल तुर्की रुक रहे हैं, मैंने बाकी रिसाइटर्स को भी सुना है, शेख बलीला को सुना तो शेख बलीला ने एक पॉइंट पे बिल्कुल उनके जैसा ही किया, जैसा उन्होंने किया वैसे उन्होंने भी वक्फ किया। फिर मैंने शेख यासिर अद्दोसरी को सुना, उन्होंने वहाँ पे वक्फ नहीं किया। शेख अब्दुर्रहमान सुदैस को सुना, उन्होंने भी वक्फ नहीं किया। तो मतलब वो उनकी भी एक अलग अलग, मतलब कोई रुक रहे हैं कोई नहीं रुक रहे, तो एक ये है ना, उनके बीच में भी थोड़ा वो है, जो अपना स्टाइल फॉलो करे, जो जिसको एक को चूज़ कर लो फिर उसी को सारा रेसिटेशन में फॉलो करो। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी एक बड़ी गलती जो मैंने रिमेमराइजेशन के मिशन के दौरान की थी, जो आप लोग अगर ज़ीरो से कुरान पाक को रिमेमराइज करना चाह रहे हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और ये वाली वीडियो आपने देख ली है, तो आपका वो वाला नुकसान कहीं हो ना जाए, इसलिए आप रिमेमराइजेशन करने से पहले ये चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आप ये वाली मिस्टेक जो है आप वो हरगिज़ नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा केस भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो हो सकता है शायद आपके ऊपर ये बात लागू हो भी ना, लेकिन फिर भी आपको बताता तो हूँ। तो क्या क्या है ना कि आप जब भी कुरान पाक को रिमेमोराइज़ कर रहे हैं तो आप उसको सुने ज़रूर। ये मत कीजिए कि आप खुद से पढ़ेंगे गुड यार, खुद से पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आप उसको एक मरतबा सुने भी सही। जब आप उसको सुनेंगे ना, तो क्या होगा कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होंगी जो कोई दूसरा सुनने वाला आपका, अगर आप मदरसे जा रहे हैं तो वो दूसरा तो आप किसी हाफिज़ को सुनाएंगे ही नहीं, जो कि इन न्याय केस मैं नहीं जा पाया था, मैं नहीं गया था मदरसे, खुद से याद किया, तो वो आपका। और हो सकता है अगर आप मदरसे भी जा रहे हैं फिर भी मदरसे में क्या होगा कि वो आपको इतनी तवज्जो से ना सुने, तो वो मिस्टेक्स आपकी इन बिटवीन रह जाएं, क्योंकि आपको तो पता होगा आप इस वर्ड को कैसे पढ़ रहे हैं। जब आप सुनेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि यार ये वाला वर्ड अच्छा, ये तो इनको ऐसे पढ़ रहे हैं तो मैं इसको गलत पढ़, तो आप वो उसको नोट डाउन कर लेंगे उसी पॉइंट पे ही। जब आप रिमेमराइज करें तो फिर आप करेक्ट वे में ही रिमेमराइज करेंगे, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देनी पड़ेगी मेरी तरीके से जैसे अब मैं दे रहा हूँ। लेकिन खैर, जितना भी ज़्यादा वो कुरान पाक के साथ वक्त गुजरे वही तो बेस्ट वक्त तो वही होता है ना जो कुरान, अगर मैं अब उस टाइम ही करेक्ट कर लेता तो शायद से मैं इतना ज़्यादा वक्त अब कुरान पाक को ना दे रहा होता। लेकिन ये अल्लाह ने जो फ़ैसला लिखा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करते हैं। तो खैर, आप जो है क्या करें कि आप अपने रिमेमराइजेशन के दौरान कुरान पाक को सुने ज़रूर। और ये चीज़ मुझे अब ऑब्ज़र्व इसलिए हो रही है क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया था कि रिमेमराइजेशन में मेरे पास जो है ना, मुझे मुसहफ़ को मतलब खोलने का मौका मिल नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा हमारे घर में एक फ़ंक्शन सा चल रहा था। तो मैं उस टाइम मैंने कहा अब ये सूरत भी करनी है, डेडलाइन भी करीब है, विदिन 2 डेज़ ये इसको कंप्लीट भी करना है। तो मैंने उस सूरत को सुना, वो थी सूरतुल हिज्र जो 14th जुज़ के अंदर है, उसको मैंने सुना, उसको सुन के ही मैंने तकरीबन याद किया। तो बाकी सूरतों के कंपेयर में अगर उसको मैंने देखा तो मैंने उसके अंदर अपनी ज़्यादा रवानगी पाई, ज़्यादा स्मूथनेस पाई, एक फ़्लो था मेरा पढ़ने में ना उसके अंदर, और मेरी ज़बर ज़ेर की मिस्टेक्स भी नहीं थी उसके अंदर, वो मेरी काफ़ी सही होगी, बेहतर होगी। और फिर मैंने बाकी सारा मिशन जो है ना वो देख के ही याद किया। उसके बाद एंड पे आके सूरतुल बक़रा के अंदर जाके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इसमें जो है ना ज़बर ज़ेर की मिस्टेक्स भी मेरी आती हैं, तो मैं इसको सुनता हूँ। तो मैंने तकरीबन 3 या 4 मरतबा सूरत बक़रा को कंप्लीट, एक मरतबा अगर बैठ गया तो फिर पूरी सूरत बक़रा सुनी, फिर जब बैठा फिर पूरी सुनी। जब मैंने ऐसे 3-4 मरतबा सूरत बक़रा को सुना, तो सुन के जब भी मैंने जिस सूरत को याद किया ना, वो मेरी ज़्यादा कंपैरेटिवली बाकी सूरतों से सॉलिड भी है, स्मूथ भी है, और फ्लो के साथ मैं उसको पढ़ पाता हूँ। तो मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि अब यार मुझे पूरा कुरान को एक मरतबा सुनना ही पड़ेगा। अगर मैं सुनूँगा जब ही जाके ये जो इन सूरतों में मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, बाकी पूरे कुरान में भी फिर मैं इस तरीके से एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, और साथ ही साथ जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो भी तो दूर होंगी ही होंगी। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि यार आप इस कुरान पाक को एक मरतबा तो अपनी लाइफ में ना, जब आप कुरान पाक हिफ़्ज़ भी कर रहे हो इवन के, आप उसको एक मरतबा पूरा सुनते हो, एक रिसाइटर पिक कर लो और उसको पूरे कुरान को जो है ना आप सुनो। हिफ़्ज़ करने के दौरान जितना आपका सबक है उस पोर्शन में से सुनते रहो, डेली सुनते रहो, या जब आप रिमेमराइज़ कर रहे हो जिस पोर्शन को आज आपने टारगेट किया है, इस सूरत को आज मैं टारगेट करता हूँ, जैसे आज सूरत जो है मैं सूरतुन निसा को टारगेट कर रहा हूँ, सूरह माइदा को टारगेट कर रहा हूँ, तो आप उस सूरत को सुन लो एक मरतबा, 2-3 मरतबा सुनो बल्कि। फिर उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना एक फ़्लो आएगा, एक आपके अंदर स्मूथनेस आएगी, और आपकी मिस्टेक्स जो है ना, जो ऐसी मिस्टेक्स जो आपने कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं, कभी उन पर गौर किया ही नहीं, ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स वो आपकी दूर हो जाएंगी।
आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका अपना पर्सनल फेवरेट रिसाइटर कौन सा है जिसको सुनकर आपको कुरान पाक को याद करना आसान लगता है। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।